Hello and welcome everyone. Good evening dear students. Very good evening to all of you. हाँ जी, कैसे हैं सभी विद्यार्थी? चलिए भाई शुरुआत करेंगे अपन आज के सेशन की। और आज का भी जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को डेडिकेटेड रहेगा। आ जाइए फटाफट से सभी। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर विद ललित सर पर। और आज भी हम लोग प्लांट ब्रीडिंग्स और जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि यूपीटीए की प्रिपरेशन करने वाला विद्यार्थी, हर एक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये डेडिकेटेड क्विज सेशन लेकर के आता हूं। इसका मेरा उद्देश्य यही है कि सब लोगों को बिल्कुल निशुल्क फायदा हो आप सबको। ठीक है, तो भाई मेरा मोटिवेशन तभी बना रहेगा जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक सेशन पहुंचेगा। तो इतना छोटा सा काम तो आप लोग कर ही सकते हो। 1000 लोगों का परिवार है हमारा छोटा सा, उसको ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को यानी कि ऐड करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचाना है। ज्यादा समय न लेते हुए आज प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं और उन्होंने अभी हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जहां पर आपको सारे के सारे अपडेट्स जो है वो मिलते रहें। इंस्टाग्राम अकाउंट एग्री विद अंडरस्कोर ललित सर और टेलीग्राम अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर और यूट्यूब अकाउंट एग्रीकल्चर विद ललित सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे और आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है डियर। चलिए सब लोग आंसर बताएंगे। द डीएनए इज मेड अप फ्रॉम फॉलोइंग 4 बेसेज। डीएनए जो है वो निम्नलिखित 4 आधारों से बना होता है। डीएनए में कौन कौन से 4 खंड होते हैं, कौन कौन से जो है डीएनए के अंदर 4 खंड होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। पहला कहता है कि डीएनए के अंदर एटीजीई होता है, दूसरा कहता है कि एटीजीसी होता है, तीसरा कहता है कि एटीयूसी होता है और डी नंबर कहता है एजीयूसी होता है। बताइए डीएनए जो खंड होता है वो किन किन से मिलकर के बना होता है, बताओ भाई। राइट आंसर बता देंगे सबके सब विद्यार्थी, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए डियर। चलिए देखिए भाई, डिटेल एक्सप्लेनेशन की अगर मैं बात करूं और राइट आंसर की बात करूं तो देखो डीएनए खंड जो होता है उसके अंदर आपके होते हैं एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन, तीसरा होता है आपके पास एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, एटीजीसी। राइट आंसर तो रहेगा आपका बी नंबर ऑप्शन। कौन सा रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। एडेनिन और थाइमिन के बीच के अंदर डबल बॉन्ड होता है। आपसे पूछ ले कि डीएनए स्ट्रक्चर्स के अंदर एडेनिन और थाइमिन के बीच में यानी कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये डबल बॉन्ड होता है इनके बीच में। कितना? यानी कि डबल बॉन्ड होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो है वो आपका कितना बॉन्ड होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो आपसे यही पूछा गया था कि डीएनए में कौन कौन से 4 बेस पेयर होते हैं, तो एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसाइनिन। राइट आंसर जो रहेगा वो है डियर स्टूडेंट बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इमास्कुलेशन का मतलब क्या है? इमास्कुलेशन जो है उसका अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। इमास्कुलेशन जो है उसका अर्थ क्या है? जस्ट ए सेकेंड। हाँ जी बताइए, इमास्कुलेशन का अर्थ क्या है, विपुंसन का मतलब क्या है? देखिए पहला कहता है रिमूवल ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा को हटा देना। दूसरा कहता है रिमूवल ऑफ पोलन, पोलन को हटा देना। तीसरा कहता है रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हटा देना। और डी नंबर कहता है सभी को हटाना ही क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। बताओ
सभी को हटाना ही क्या कहता है कि ये विपुंसन कहलाता है। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा। राइट आंसर जो है वो आपका क्या होगा, किसे कहेंगे अपन, इमास्कुलेशन। चलिए राइट आंसर की ओर बात करेंगे। इमास्कुलेशन की अगर हम लोग बात करें तो जो फ्लावर होता है उसके अंदर मेल पार्ट को रिमूव कर देना, क्या है, मेल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर देना डियर क्या कहलाता है, इमास्कुलेशन कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं, देखो भाई जितनी भी हम मेल पार्ट को रिमूव इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अगर डिजायरेबल पॉलिनेशन करवाना है, वांछित परागण करवाना है, तो उसके लिए हम लोग पॉलन ग्रेन बनने से पहले ही उसके एंथर को हटा देंगे, मेल पार्ट को हटा देंगे, जिससे क्या होगा कि अनडिजायरेबल पॉलिनेशन नहीं होगा, अवांछित परागण नहीं होगा। और हमें जिस भी वैरायटी का या जिस भी यानी कि पर्टिकुलर स्पीसीज का हमें पॉलन यूज करना है उसको हम लोग ला करके हैंड पॉलिनेशन या जो भी आपका पॉलिनेशन का तरीका है उसके माध्यम से आप लोग क्या करवा देंगे, पॉलिनेशन करवा देंगे। तो ये विपुंसन या इमास्कुलेशन हम लोग इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर हम लोग डिजायरेबल पॉलिनेशन को इंड्यूस करवा सके और जो करेक्टर हम लोग लेकर के आना चाहते हैं वो ला सकें। तो इसके लिए हम लोग करते हैं एंथर। एंथर बोले तो मेल पार्ट जो होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। यानी कि राइट आंसर जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, सी नंबर ऑप्शन रहेगा। राइट आंसर डियर स्टूडेंट जो आपका क्या रहेगा, सी नंबर ऑप्शन रहेगा। यानी कि रिमूव करना किसको भाई, आपका यानी कि मेल पार्ट को रिमूव करना ही आपका क्या कहलाता है, मेल पार्ट को रिमूव करना ही इमास्कुलेशन कहलाता है। क्लियर है यहां इमास्कुलेशन हमारा क्यों जरूरी है, कोई डाउट किसी का, बोलो भाई इमास्कुलेशन क्यों जरूरी है। चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे। प्योर लाइन इज ए, प्योर लाइन जो है ये कहता है हेटेरोजाइगस होती है, होमोजाइगस होती है, हेमीजाइगस होती है या हेटेरोजीनस होती है। प्योर लाइन कैसी होती है, कल मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन। प्योर लाइन का कंसेप्ट जब मैंने आपसे पूछा था कि प्योर लाइन कंसेप्ट जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि प्योर लाइन जो है वो किस नेचर की होती है, किस तरीके से हम लोग किस टाइप की क्रॉप्स के अंदर इसका यूज करते हैं प्योर लाइन का, बताओ। हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस है, हेमीजाइगस है या आपका हेटेरोजीनस है। अलग अलग जीनस, अलग अलग आपका क्या होता है प्योर लाइन। देखो प्योर लाइन जो होता है नजदीक की नियरली जो आपकी होमोजाइगस लाइंस होती हैं, नियरली आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइन को ही हम लोग क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, प्योर लाइन बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, प्योर लाइन कहते हैं। और प्योर लाइन का जो कंसेप्ट है वो आपका क्या होता है, प्रोजनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस प्लांट। प्योरली यानी कि आपका जो एक प्लांट की जो होमोजाइगस यानी कि जो प्रोजनी है वही आपकी प्योर लाइन कहलाती है। प्योर लाइन का जो कंसेप्ट है वो आपका मैंने कल बताया था, किसने दिया था, जोहानसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। ये एक क्या थे, बॉटनिस्ट थे, ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे और इन्होंने ही कंसेप्ट दिया था। और किसके अंदर, फ्रेंच वीन के अंदर इन्होंने पहले वर्क किया। फ्रेंच वीन की एक वैरायटी थी, कौन सी, प्रिंसेस वैरायटी, है ना, उसके अंदर ये इन्होंने कंसेप्ट दिया, इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था प्योर लाइन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राइट आंसर इसका क्या रहेगा, बी नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट आता है विच इज जनरली नॉट यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। किसका उपयोग जो है वो आमतौर पर स्वपरागण वाली फसलों में नहीं किया जाता। ये देखो अलग अलग हमारे ब्रीडिंग मेथड हैं, अलग अलग हमारे क्या हैं, ब्रीडिंग मेथड हैं। तो ये बोलता है कि ऐसा कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जिसका यूज हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर नहीं करते हैं। एक नंबर कहता है पेडिग्री मेथड है, 2 नंबर आपका कहता है कि ये आपका मास सिलेक्शन है, 3 नंबर कहता है कि प्योर लाइन मेथड है और डी नंबर कहता है कि सिंथेटिक्स है। तो इनमें से बताना है कि किसका यूज हम लोग जो है वो आपका यानी कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर नहीं करते हैं, बताओ भाई।
बताओ फटाफट से। बताइए, राइट आंसर बता देंगे फटाफट से, किसका यूज किसके अंदर किया जाता है? बताओ। देखो भाई, अगर हम लोग ब्रीडिंग मेथड की बात करें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप की बात करें, तो उसके अंदर हम लोग पेडिग्री मेथड भी यूज करते हैं, उसके अंदर हम लोग मास सिलेक्शन भी यूज कर लेते हैं, उसके अंदर हम लोग क्या है, प्योर लाइन भी यूज कर लेते हैं। सिंथेटिक्स जो होता है इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिंथेटिक्स का मतलब क्या होता है? वेराइटी विच इज डेवलप्ड बाय इंटरमेटिंग इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और जिसका हम लोग क्या कर देते हैं, जीसीए करते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी, जिसकी हम लोग चेक करते हैं कि एक अच्छी जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होनी चाहिए। उसे अपन क्या कहते हैं, ऐसे तरीके से जो वैरायटी डेवलप होती है उसे अपन बोलते हैं सिंथेटिक वैरायटी। तो सिंथेटिक जो है वो आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर हम लोग नहीं यूज करते हैं, स्वयं परागित जो फसलें हैं उनके अंदर हम लोग नहीं यूज करते हैं। ठीक है, तो या राइट आंसर क्या रहेगा इसका? डी नंबर ऑप्शन रहेगा। अब ये देखो, मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन क्या होता है कि प्योर लाइन का हम लोग जो यानी कि कई सारी प्योर लाइन को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो वो आपका क्या कहलाती है? मास सिलेक्शन कहलाती है। उसे अपन क्या बोलते हैं? मास सिलेक्शन बोलते हैं। प्योरली प्योर लाइन किसे बोलते हैं? नियर जेनिक जो आपकी होमोजाइगस जो लाइन होती है, नियरली आइसोजेनिक होमोजाइगस जो लाइन होती है, जिसमें वेरिएबिलिटी नहीं होती है, वेरिएशन नहीं होता है, वो आपकी क्या कहलाती है? प्योर लाइन कहलाती है। और जितनी भी हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, उनके अंदर, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर और आपका क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर, दोनों के अंदर हम लोग पेडिग्री मेथड जो है उसका यूज करते हैं। पेडिग्री यानी कि हम लोग क्रॉसिंग जो करवाते हैं वो वन टाइम करवाते हैं। सिलेक्शन का तरीका हमारा जो है वो आर्टिफिशियल है, बिल्कुल कृत्रिम तरीका है। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो इस पेडिग्री मेथड को हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों क्रॉप्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। पेडिग्री मेथड से वैरायटी तैयार होने के अंदर जो समय लगता है वो कितना लगता है? 14 से लेकर के 15 साल लगता है। ये ईयर बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि पेडिग्री मेथड से अगर वैरायटी आप लोग डेवलप कर रहे हो तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर बल्क मेथड आप लोग काम में ले रहे हो तो बल्क मेथड डियर स्टूडेंट हम लोग ओनली एंड ओनली जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ही काम में लेते हैं। किसके अंदर? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स के अंदर ही हम लोग काम के अंदर लेंगे। और अगर हम लोग बात करें बैकक्रॉस मेथड की, तो बैकक्रॉस जो मेथड होता है, याद रख लेना, ये कई पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बैकक्रॉस मेथड से अगर वैरायटी तैयार करते हैं तो हमें 7 से 8 साल लग जाते हैं, क्योंकि इतने टाइम हमें क्या करवाना पड़ता है? क्रॉस करवाना पड़ता है। और ये बैकक्रॉस मेथड जो है वो सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी और क्रॉस पॉलिनेटेड वैरायटी दोनों के अंदर हम लोग क्या लेते हैं? काम के अंदर लेते हैं। तो यहां कई सारे पॉइंट आपको याद रखने लायक बनते हैं। पेडिग्री मेथड, सेल्फ पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों में, और 14-15 साल लगते हैं। बल्क मेथड जो है वो आप लोगों का सेल्फ पॉलिनेटेड के अंदर ही हम लोग यूज करेंगे, वन टाइम मैटिंग करवाएंगे। और अगर हम लोगों के पास में बैकक्रॉस मेथड है तो हमें वैरायटी तैयार करने में 7 से 8 साल का समय लगेगा। और सेल्फ पॉलिनेटेड और क्रॉस पॉलिनेटेड दोनों के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इसको यूज कर सकते हैं। बड़े सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, जिसकी गुड जीसीए होगी, जिसका गुड जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी होगी, वो आपका कौन सा वैरायटी होगा? सिंथेटिक वैरायटी होगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। चलिए, राइट आंसर तो डी है ही है, आगे बढ़ेंगे। बैक्टीरियोफेज इज ए, बैक्टीरियोफेज क्या है? ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ए वायरस है जो आपका इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, एक वायरस है जो इन्फेक्ट करता है यूकैरियोट्स को, या इनमें से कोई नहीं? बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है, बताओ। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, तो देखो बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक टाइप ऑफ वायरस है।
बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर रहता है, जो किसके ऊपर इन्फेक्शन करता है? बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन करता है, उसे बैक्टीरियोफेज कहा जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्या है? एक वायरस है जो बैक्टीरिया के ऊपर क्या करता है? इन्फेक्शन करता है। ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये यूकैरियोट्स पे थोड़ी अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर रहेगा तो ये एक वायरस है, और जो बैक्टीरिया पे रहेगा तो प्रोकैरियोट्स पे रहेगा। नन ऑफ दीज नहीं हो सकता। राइट आंसर क्या रहेगा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर एक लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या होता है? एक ध्यान देना भाई, थोड़ा सा समझना। बैक्टीरिया में, जीवाणु में लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया। भाई जीवाणुओं के अंदर वास्तव में लैंगिक जनन तो नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया होती है। उसमें है आपका ट्रांसडक्शन। उसमें क्या है? आपका ट्रांसडक्शन है। अब ये ट्रांसडक्शन जो होता है ना, तीन तरीके होते हैं लैंगिक जनन के समान प्रक्रिया के: ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो ट्रांसडक्शन होता है, एक कॉन्जुगेशन होता है। ये वर्ड आया बैक्टीरियोफेज इसलिए बता रहा हूं, बाकी तीसरा हमारे पास होता है ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा होता है? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये ट्रांसडक्शन जो है ना, वो आपके साइंटिस्ट थे। एक तो आपके कौन थे? जिंदर, सॉरी, एक तो थे लेडरबर्ग और एक थे टेटम। कौन थे? लेडरबर्ग और टेटम नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ट्रांसडक्शन के बारे में बताया था। ट्रांसडक्शन क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज के माध्यम से, बैक्टीरियोफेज के माध्यम से अगर जनन द्रव्य का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे ट्रांसडक्शन कह देंगे। और अगर कॉन्जुगेशन ब्रिज के माध्यम से या बैक्टीरिया के अंदर सेक्स पाइलाई के माध्यम से जनन द्रव्य का स्थानांतरण हो रहा है तो उसे कॉन्जुगेशन कह देंगे। उसे क्या कह देंगे? कॉन्जुगेशन कह देंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन ये आपका ग्रिफ्थ ने दिया था। क्या दिया था? ग्रिफ्थ ने। डायरेक्ट जो है वो मीडिया से जनन द्रव्य को टेकअप कर लिया जाता है। तो ये आप लोग बेसिकली जो है वो ध्यान रखेंगे। राइट आंसर जो इसका बनेगा डियर, वो आपका कौन सा बनेगा? बी नंबर ऑप्शन बनेगा। ओके बात है। चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज हो गया, राइट आंसर इसका तो बी नंबर ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ग्रेगर जे मेंडल हैज वर्क ऑन द फॉलोइंग क्रॉप। भाई बड़ा लड्डू सा क्वेश्चन है, ये तो क्या ही गलत करोगे। इतना इजी क्वेश्चन आ गया, मुझे पता नहीं चला, मेंशन नहीं करने वाला था, बट बता दीजिएगा। चलो, ग्रेगर जॉन मेंडल ने निम्नलिखित फसल पर काम किया। कौन सी फसल पे काम किया था? पाइसम सेटाइवम पे, टेटिकम एस्टिवम पे, हार्डियम वुल्गियर पे, है ना, जियामेज पे। बताओ बताओ, राइट आंसर बता दो। ये तो नहीं गलत होने देंगे कोई भी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने जो काम किया था वो मटर के पौधे पे काम किया था। किसके ऊपर काम किया था? मटर के पौधे पे काम किया था। पाइसम सेटाइवम पे इन्होंने अपना काम किया था। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, इन्होंने, इसके कारण ये पॉपुलर रहे मेंडल जो थे। तो राइट आंसर इसका ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है, हु इज क्रेडिट विद द डिस्कवरी ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की खोज का श्रेय जो है वो किसे दिया जाता है? ये कहता है फार्मर एंड मूरे को दिया जाता है, हक्सले को दिया जाता है, फ्लेमिंग को दिया जाता है, या रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? बताओ, राइट आंसर बता दो। राइट आंसर क्या बनेगा? बताओ बताओ फटाफट से। बताओ फटाफट से, राइट आंसर क्या बनेगा? चलिए, राइट आंसर की बात करें तो माइटोसिस को जो डिस्कवर किया था
वो आपका किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? माइटोसिस को डिस्कवर करने वाले कौन थे? यानी कि फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इसको क्या किया था? यानी कि डिस्कवर किया था। और मियोसिस की, माइटोसिस की तो बात होगी, मियोसिस की अगर हम लोग बात करें तो एक हार्टविग करके एक साइंटिस्ट थे। कौन थे भाई? आपके हार्टविग नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1876 के अंदर किसके बारे में बताया था? मियोसिस के बारे में बताया था, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था। कोशिकाएं जो है वो आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बताया था। किसने बताया था? हार्टविग ने बताया था। कब बताया था? यानी कि 1876 के अंदर, 1876 के अंदर। फार्मर और मूरे ने क्या किया था? मियोसिस टर्म को जो है वो कॉइन करने का काम किया एक बार डिस्कवरी होने के बाद में। रेदर इन्होंने इनके यानी कि कॉइन करने का काम किया था फार्मर और मूरे ने। तो राइट आंसर इसका जो रहेगा वो आपका कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है। कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन। फ्लेमिंग ने जो है वो माइटोसिस की डिस्कवरी का क्रेडिट जो है वो आपका जाता है फ्लेमिंग को। नेक्स्ट आता है, ग्रेगर जोहन मेंडल इज फेमस फॉर प्रोपाउंडिंग। ग्रेगर जोहन मेंडल जो है वो किस सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए फेमस है ना? वो आपको बताना है। पहला कहता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के नियम के कारण, या लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के कारण, या थ्योरी ऑफ म्यूटेशन के कारण, या डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के कारण। डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन के कारण। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मैं अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बता के भी आया हूं, गलत नहीं करोगे भाई। मेंडल क्यों फेमस है? देखो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो आपका किसने दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? यानी कि जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर जो होते हैं वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर जाते हैं, ये होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि लॉ ऑफ हेरिडिटी आप लोग कह सकते हो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर लक्षणों की वसांगति होती है। इस नियम के कारण जो है वो फेमस हुए थे कौन? ग्रेगर जोहन मेंडल। ऑप्शन नंबर जो एक है वो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। पेनिसिलिन वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो पहली बार किसने की थी? तो ये आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका राइट ईयर जो है वो आपका एक सीसीआई का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था क्वेश्चन कि पहली बार एंटीबायोटिक्स जो पेनिसिलिन था उसको खोजने का काम, ये तो हमें पता है कि पहली खोजी गई जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। तो पेनिसिलिन को कब खोजा गया था? 1928-29 के अंदर। कहां पर? 1928-29 के अंदर पेनिसिलिन को खोजा गया था, है ना? जो स्टेफिलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसको क्या करती है? इनहिबिट करती है। और ये पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है जो बैक्टीरिया की कॉलोनी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो पहला खोजा गया जो एंटीबायोटिक था वो कौन सा था? पेनिसिलिन था। कब खोजा गया था? 1928-29 में। किसने खोजा था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इसका राइट आंसर क्वेश्चन का आपको पता लग ही गया, ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन आर मेड अप ऑफ। जीन किससे मिलकर के बने होते हैं? एक नंबर ऑप्शन कहता है अकेला आरएनए से मिलकर के बने होते हैं। बी नंबर कहता है अकेले डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। सी नंबर जो है वो कहता है आरएनए और डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। डी नंबर कहता है प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। बताओ, जीन जो है वो किससे मिलकर के बने होते हैं? जीन जो है वो किससे मिलकर के बने होते हैं? जीन किससे मिलकर के बने होते हैं? बताओ राइट आंसर। आज का सेशन हम लोग ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को डेडिकेटेड रखा है। कल हम लोग कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर क्विज लेकर के आएंगे डियर, है ना? प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स को एक बार रोकेंगे, कल हम लोग कोई नए सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो क्विज लेकर के आएंगे, ठीक है? तो जितने भी विद्यार्थी चैनल को वॉच कर रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर एक यानी कि स्टूडेंट की, हर एक जूनियर की, हर एक यानी कि विद्यार्थी का यानी कि ये दायित्व बनता है कि ज्यादा से ज्यादा यानी कि अपने दोस्तों तक आप लोग सेशन को शेयर करें। बस मेरा आप लोगों से एक ही यानी कि एक्सपेक्टेशंस है। चलिए जीन की बात करते हैं।
तो देखो जीन जो होते हैं ना वो अकेले डीएनए से मिलकर के ही बने होते हैं। जीन जो होते हैं वो अकेले किससे मिलकर के बने होते हैं? डीएनए से ही मिलकर के बने होते हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन। अभी हम लोगों ने बात की थी, हमने एक लेक्चर भी डाला था, राइस के अंदर यानी कि कुछ वेराइटियां जीनोम एडिटिंग करके डेवलप की गई हैं। राइस के अंदर कुछ जीनोम एडिटिंग, तो जीनोम एडिटिंग की उस दौरान उन्होंने किया क्या था कि इनके डीएनए खंडों को अंदर जो बेस पेयर है, डीएनए खंडों के जो क्या थे? बेस पेयर थे, उनको उनके अंदर चेंज किया है। या तो वो असर्शन करा देते हैं किसी यानी कि पर्टिकुलर पेयर का, या उसका डिलीशन करवा देते हैं, है ना। तो वो डीएनए खंडों के अंदर उन्होंने तोड़ मरोड़ के उसी डीएनए के अंदर चेंज करके और जीनोम एडिटिंग वैरायटी डेवलप की है। तो डीएनए खंडों के अंदर जो चेंज होता है, तो डीएनए किससे मिलकर के सॉरी जीन किससे मिलकर के बने होते हैं? डीएनए से मिलकर के बने होते हैं। तो राइट आंसर बी नंबर याद रखना। जीनोम एडिटिंग जो होता है ना, वो उसमें कोई बाहर से डीएनए नहीं लेके आते हैं हम लोग, या बाहर से कोई जीन हम लोग नहीं लेकर के आते हैं जो इंट्रोड्यूस करवाएं उसके अंदर। उसी के डीएनए खंड के कोई बेस पेयर है उसमें कोई घटा देंगे, कुछ जोड़ देंगे, उसी के अंदर चेंज करके हम लोग जो है वैरायटी डेवलप करते हैं। ये आपका जीनोम एडिटिंग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्रीसेट किसके साथ डील करता है? इक्रीसेट किससे संबंधित है? ग्राउंडनट और रागी से, ग्राम और अरहर से, सोरगम और पीयर मिलेट से, या ऑल ऑफ दीज? इक्रीसेट किससे संबंधित है? बड़ा इजी प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बात बन जाएगी। इक्रीसेट देखो, इक्रीसेट की अगर मैं बात करूं तो इक्रीसेट का काम क्या है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। ये इक्रीसेट जो डील करता है ना, इक्रीसेट आपका कब बना था? 1972 के अंदर। कहां पर बना था? हैदराबाद के अंदर बना था। कहां पर बना था? हैदराबाद के अंदर बना था। और जितनी भी हमारी जो आपके सेमी एरिड रीजन की जो क्रॉप्स हैं उन सब के साथ डील करता है, सेमी एरिड रीजन की। तो ग्राउंडनट, रागी, ग्राम, अरहर, सोरगम सब के साथ डील करता है। राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। इक्रीसेट जो है डियर, उसका काम क्या है? इक्रीसेट जो है वो पॉवर्टी को कम करने पर फोकस कर रहा है। मॉल न्यूट्रिशन जो है उसको हम लोग किस तरीके से दूर कर सकते हैं, हंगर को किस तरीके से हम लोग दूर कर सकते हैं, एनवायरमेंट के अंदर जो डिग्रेडेशन हो रहा है, जो यानी कि हजार्डस इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। तो इन सब के ऊपर जो है वो इक्रीसेट काम करता है। तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या रहेगा? डी नंबर ऑप्शन। इक्रीसेट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। 1972 के अंदर हैदराबाद के अंदर बना था और सेमी एरिड रीजन की जो क्रॉप्स होती है उनके ऊपर क्या करता है? डील करता है। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। ओके है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कॉटन एक कैसी क्रॉप है? कपास एक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, या ऑफन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कल भी मैंने आप लोगों को ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में थोड़ा सा समझाया था, अगर आपने थोड़ी गौर की हो तो। बताओ फटाफट से, कॉटन किस तरीके की क्रॉप है? चलिए राइट आंसर की हम लोग बात करेंगे। राइट आंसर जो है वो क्या रहेगा? देखो, कॉटन की हम लोग बात करें तो कॉटन एक क्या है? देखो, कल भी हम लोगों ने ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। कल क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने बात की थी, यानी कि कॉटन के अंदर
कि ये जो राइट आंसर है उसका तो आपका बन जाएगा ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। देखो जहां 5% से अगर कम क्रॉस पोलिनेशन हो, 5% से कम क्रॉस पोलिनेशन हो, तो वो आपका किसके अंदर आता है? सेल्फ पोलिनेशन के अंदर आता है। जहां 5 से 30% के लगभग आ जाएगा, वो आपका क्रॉस पोलिनेशन, जहां 5 से 30 के बीच हो। भाई जनरली 70% तक सेल्फ पोलिनेशन होता है, लेकिन कुछ हद तक कई कई केस के अंदर कभी कभी ऑफन कभी कभी जो है वो आपका क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है। तो 5 से 30% के बीच में अगर रेंज आ रही तो ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड है। और अगर 30% से ज्यादा है क्रॉस पोलिनेशन, तो वो आपका फिर क्रॉस पोलिनेशन के अंदर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर तो इसका सी नंबर है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं, जैसे ओकरा भिंडी हो गया, इसके अलावा बात करें ब्रिंजल यानी कि बैंगन हो गया, इसके अलावा हम लोग बात करें यानी कि चिल्ली की क्रॉप हो गया, है ना। तो चिल्ली के अंदर भी क्या है? ऑफन क्रॉस पोलिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं बात करूं सोरगम की क्रॉप हो गया, सोरगम के अंदर भी, जवार के अंदर भी ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड देखने को मिलता है। कॉटन की क्रॉप में तो है ही है। इसके अलावा साफ्लोवर की क्रॉप के अंदर भी आप लोगों को ऑफन क्रॉस पोलिनेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो चिल्ली हो गया, ब्रिंजल हो गया, ओकरा हो गया, है ना, सोरगम हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी की सारी ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है डियर स्टूडेंट। राइट आंसर जो है इसका रहेगा वो आपका सी नंबर ऑप्शन है। ये एग्जाम्पल इसके याद कर लेना, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड के बहुत बार पूछे जाते हैं, डबल स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमास्कुलेशन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। विपुंशन है रिमूवल ऑफ मेल पार्ट्स फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि मेल पार्ट को हटाते हैं, वो कहता है इमास्कुलेशन है। फीमेल पार्ट को हटाते हैं वो इमास्कुलेशन है। मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों को हटाते हैं वो आपका इमास्कुलेशन है। बताओ, या नन ऑफ द अबव बताया हुआ है, गलत होना ही नहीं चाहिए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे, इमास्कुलेशन। इमास्कुलेशन के अंदर मेल पार्ट को हटाते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इमास्कुलेशन होता क्या है? मान लीजिए जहां हमें डिजायरेबल पॉलिनेशन करवाना होता है, जहां हमें वांछित परागण करवाना होता है, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि उसके अंदर पोलन ग्रेन के डेवलप होने से पहले ही हम लोग उसके एंथर को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ताकि जो अनडिजायरेबल पॉलिनेशन ना हो। उसके बाद में हमारे पास जो भी वांछित परागण है, जो डिजायरेबल पोलन हमारे पास है, उनको हम लोग इंड्यूस करवा करके उसके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर देंगे। तो वो आपका क्या कहलाएगा? उसे अपन कहेंगे इमास्कुलेशन, है ना। तो इमास्कुलेशन मेल पार्ट को रिमूव करना कहलाता है। राइट आंसर ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पियर मिलेट। बाजरे के अंदर संकर बीज उत्पादन में प्रयुक्त नर वंध्यता का प्रकार है। बाजरे के अंदर संकर यानी कि बीज का उत्पादन आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर यानी कि किस टाइप की नर वंध्यता का यूज करें? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और नन ऑफ द अबव, कोई नहीं। कल मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो तो। बताओ, राइट आंसर दे दो। बताइए राइट आंसर।
बाजरे के संकर बीज उत्पादन में प्रयुक्त नर वंध्यता का प्रकार है? देखो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर तो रहेगा जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। राइट आंसर क्या रहेगा? जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। अब डियर समझते क्या है जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी से आप लोग? देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जहां न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा है? नर वंध्यता को नियंत्रित कर रहा है। न्यूक्लियस क्या कर रहा है? जहां स्टेरिलिटी को कंट्रोल कर रहा है वो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है। साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की अगर हम लोग बात करें साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी की, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी के अंदर जहां पर यानी कि साइटोप्लाज्म का जीन, जहां पर साइटोप्लाज्म का जीन और साइटोप्लाज्म में मेनली माइटोकॉन्ड्रिया अगर नर वंध्यता को नियंत्रित कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। और जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी किसे बोलेंगे डियर स्टूडेंट? जहां पर दोनों बोथ न्यूक्लियस और इसके साथ साथ आपका यानी कि साइटोप्लाज्म दोनों ही नर वंध्यता को अगर नियंत्रित कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाता है? जेनेटिक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कहलाएगा। राइट आंसर की बात करेंगे तो वो है डियर सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। यहां मैंने कल आपको बहुत सारे केमिकल बताए थे, FW450 है, आर्सिनेट केमिकल है ना, जो मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करवाते हैं, नर वंध्यता को प्रेरित करते हैं। और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर CGMS टेक्निक को ही हम लोग काम में लेते हैं। और बाजरे का एग्जाम्पल बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्टोरर जीन इज नीडेड। पुनर्स्थापक जीन की आवश्यकता होती है प्लांट को इरेक्ट करने के अंदर, फर्टिलिटी लेके आने के लिए मेल स्टेराइल प्लांट के अंदर, है ना, लंबा करने के लिए पौधे को, है ना, टू मेक ए प्लांट अर्ली, पौधे को जल्दी बनने के लिए। किसके लिए जरूरत है रिस्टोरर जीन की? देखो अगर राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे रीस्टोरर जीन के अंदर, तो देखो रीस्टोरर जीन की आवश्यकता होती है वापस फर्टिलिटी लाने के लिए। मेल स्टेराइल प्लांट के अंदर वापस से फर्टिलिटी लाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? आपको रीस्टोरर जीन की आवश्यकता होती है। राइट आंसर बी नंबर। इसीलिए तो हम लोग अलग अलग लाइन यूज करते हैं, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। ए लाइन जो होती है वो स्टेराइल लाइन होती है, मेल स्टेराइल होती है ना। बी लाइन जो होती है वो आपकी कैसी लाइन होती है? मेंटेनर लाइन होती है। वो कौन सी? मेंटेनर लाइन। आर जो होती है वो कौन सी लाइन होती है? रीस्टोरर लाइन होती है। तो ये भी याद रख लेना। राइट आंसर इसका तो है बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, सीधी टर्म है, हिंदी में कन्वर्ट नहीं किया हुआ, सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं हिंदी में। हु सेड द, किसने ये कहा था कि द प्लांट ऑफ द वर्ल्ड हैव ए लॉट ऑफ वंडरफुल जीन्स। पौधों के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे जीन्स हैं। इफ यू कैन जस्ट फाइंड, अगर आप लोग इन्हें फाइंड करते हैं, देखते हैं, पाते हैं और इनको आपस में कंबाइन करते हैं तो बहुत बढ़िया बढ़िया जीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। ये बात किसने कही थी? नॉर्मन ई बॉरलॉग ने कही, जीजे मेंडल ने कही थी, या ह्यूगो डिवरीज ने कही थी, या एन आई वेविलो? किसने कहा? चलिए राइट आंसर की बात करेंगे तो एनी वेविलोव जो थे, सॉरी एनी बॉरलॉग जो थे, उन्होंने कहा था ए नंबर। राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर, राइट आंसर। ठीक है, अब यहां फसल का नाम दिया गया है, यहां पर आपको आइसोलेशन डिस्टेंस यानी कि पृथक्करण दूरियां दी गई हैं। आपको बताना है कि आधार बीज उत्पादन के अंदर पृथक्करण दूरियां कितनी रखेंगे और कौन से पौधे के लिए, कौन सी फसल के लिए कितनी रखेंगे। यहां लिखा है वीट एंड पेडी, गेहूं एवं धान। यहां लिखा पियर मिलेट यानी कि बाजरा। यहां लिखा ब्रसीम एवं ल्यूसर्न। यहां लिखा सीसेम यानी कि तिल। यहां लिखा कॉटन यानी कि कपास।
मजा आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर। अब मैच द फॉलोइंग वाले डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ से कई कई क्वेश्चन क्लियर होंगे। बाकी ब्रीडिंग के मैंने बहुत सारे 3 सेशन ले लिए हैं भाई, जबरदस्त 3, और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हम लोगों ने मेंशन किए, और काफी सारे उससे रिलेवेंट एमसीक्यू जो बन रहे थे और वो टॉपिक बन रहा था उसको भी क्लियर किया है। आगे भी हम लोग सेशन करते रहेंगे, ठीक है, और चिंता नहीं करनी है आपको किसी भी तरीके की। जब आपका भाई आपके साथ खड़ा है, आपकी तैयारी के और हम लोग मिलकर के बेहतर बनाएंगे। आप लोग तो बस ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेहनत करते रहिए, बाकी सब प्रैक्टिस मेरे पे छोड़ दीजिए। थ्योरी आप लोग पढ़ते रहे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा। मेरे को बहुत सारे आपके जो कमेंट है ना वो मजबूर कर देते हैं कि सारे दिन मैं आप लोगों को ही पढ़ाता रहूं, बट क्या करूं, लेकिन कुछ कोचिंग के अंदर क्लासेस रहती हैं, है ना, 7-8 क्लासेस होने के बाद में इतना एनर्जी नहीं बच पाता है कि हम लोग ज़्यादा क्लास कर पाए। लेकिन फिर भी मैं 1-2 दिन के अंदर प्लान कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, कि आपकी एक लाइव क्लास को मैं आपके साथ यानी कि और सेट करूं। एक आपको रिकॉर्डेड सेशन ये मिल ही रहा है, जैसे आपको मिलता ही रहेगा, और एक जो है वो आपको लाइव क्लास का टाइमिंग भी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बता देंगे, ताकि हम लोग वहां क्लास अरेंज कर लें, ठीक है। बट शर्त है लाइव क्लास की कि सभी विद्यार्थी लाइव आएंगे, है ना। 1000 विद्यार्थियों का परिवार है हमारे साथ, सबके सब विद्यार्थी लाइव आएंगे, तब तो मजा है लाइव क्लास लेने का। आप लोगों की हर कंडीशन को मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं, एक आधी कंडीशन तो मेरी भी माननी पड़ेगी आपको ना। चलो बताइए राइट आंसर। देखो राइट आंसर की बात करें तो आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होती है, जितने भी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती है उनके अंदर हम लोग आइसोलेशन डिस्टेंस को क्या रखते हैं, कम रखते हैं। उनमें आइसोलेशन डिस्टेंस को क्या रखते हैं, कम। और जितनी क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है, हाईली क्रॉस पोलिनेटेड, उसमें डिस्टेंस बढ़ा देते हैं। फाउंडेशन सीड में पूछा है, देखो व्हीट और पेडी सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, इसके अंदर आइसोलेशन डिस्टेंस रखेंगे 3 मीटर। तो पहले में 5 नंबर ऑप्शन किस किस में है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ऑप्शन 2 ही हमारे पास बच के आते हैं। पियर मिलेट यानी कि बाजरा के अंदर, बाजरा हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, सबसे ज्यादा रखते हैं, यानी कि ए नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए नंबर आ जाएगा, यानी कि ये वाला। तो मेरे हिसाब से जो कॉर्ड है इसका राइट रहेगा वो है बी नंबर ऑप्शन। बाद बाकी और देख लेते हैं। बरसीम और ल्यूसर्न के अंदर 400 बिल्कुल ठीक है। सीसम के अंदर, तिल के अंदर आपका ठीक है 100। कॉटन के अंदर 50-30 रखते हैं, बिल्कुल ठीक है। फाउंडेशन सीड में राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर, है ना। आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपको दिया गया सिचुएशन दी गई है, स्थिति, और यहां पर उसका प्रभाव दिया गया। यहां कहता है कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी कौन बताएगा, नॉरेंटेन का इफेक्ट क्या है, ईयर टू रो ब्रीडिंग क्यों यूज करते हैं, नली स्वामिक कंडीशन क्या है। नली स्वामिक कंडीशन जो है वो हम लोग किसे बोलेंगे, बताओ बताओ राइट आंसर। ईयर टू रो मेथड बड़ा जबरदस्त तरीका है, ईयर टू रो मेथड का भी बताएंगे आपको। देखिए बढ़ते हैं हम लोग आंसर की ओर। देखो आंसर की बात करते हैं। देखो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी को कौन बताएगा, साइटोप्लाज्म का काम क्या होगा, प्लांट विद 1 क्रोमोसोमल लेस देन, सिलेक्शन प्रोसीजर इन हाईली हेरिटेबल क्रॉप, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। साइटोप्लाज्मिक जो मेल स्टेरिलिटी को हम लोग काम के अंदर लेते हैं, वो किसके लिए काम में लेते हैं भाई, सीजीएमएस टेक्निक को किसके अंदर काम में लिया जाता है, तो सीधी सी बात है हाइब्रिड सीड उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। सीजीएमएस किसके लिए, मैंने अभी बताया था पर्ल मिलेट वाले क्वेश्चन में। तो सीजीएमएस टेक्निक को किस में यूज करवाते हैं हम लोग, बाजरा के अंदर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। तो पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब नॉरेंटेन, नॉरेंटेन तो आपको पता ही है, ड्वार्फ, ड्वार्फिनिज्म इफेक्ट लेके आएगा वीट के अंदर, ए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है ए। ईयर टू रो ब्रीडिंग, ईयर टू रो ब्रीडिंग सिलेक्शन प्रोसीजर है हाईली हेरिटेबल वेराइटी के अंदर।
जो वैरायटी के अंदर विभिन्नता बहुत ज्यादा देखने को मिलती है उसमें ईयर टू रो ब्रीडिंग अपनाते हैं। ज्यादातर ये जो ईयर टू रो ब्रीडिंग है वो मक्का में अपनाई जाती है। किस में अपनाते हैं? मेज के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, जो डिजायरेबल हमारा यानी कि जो सीड आप लोग कह सकते हो भुट्टा है, उससे सीड लेकर के हम लोग उसको रो जोन में लगा देंगे, बाद में उसको सिलेक्शन प्रोसीजर पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर रो में लगा लेंगे, फिर सेलेक्ट कर लेंगे। ये मेथड जो होता है ईयर टू रो मेथड होता है, ब्रीडिंग का कंसेप्ट है। ये होपकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, होपकिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ब्रीडिंग मेथड को दिया था। नली स्वामिक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल क्रोमोजोम से अगर एक क्रोमोजोम लेस हो जाए, वन क्रोमोजोम लेस देन नॉर्मल, नॉर्मल से अगर लेस हो जाए क्रोमोजोम तो उसे नलीसोमिक कंडीशन बोलेंगे। राइट आंसर है सी नंबर ऑप्शन। राइट आंसर सी नंबर। राइट आंसर क्या रहेगा? सी नंबर ऑप्शन। चलिए क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर है एकदम से। नेक्स्ट, इधर आपको दिया गया है हाइब्रिड वैरायटी, प्योर लाइन वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी। अब आपको मैच करके बताना है लिस्ट के साथ कौन सा हाइब्रिड है, कौन सा यानी कि आपका प्योर लाइन है, कौन सा कैसा है, बताओ। हाइब्रिड किसे बोलेंगे, प्योर लाइन किसे बोलेंगे? चलिए बताओ। चलिए हो गया राइट आंसर। सॉरी कॉल आ गया था बीच में। बताओ राइट आंसर बताइए। देखो हाइब्रिड वैरायटी की तो हम लोगों ने बात कर ली कि F1 जो ग्रो होता है कॉमर्शियली हाइब्रिड है। प्योर लाइन क्या होता है? नियरली आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइंस होती हैं, है ना। और कंपोजिट वैरायटी की अगर हम लोग बात करें तो रैंडम ब्रीड पॉपुलेशन से हम लोग जो रैंडमली जो एडवांस जनरेशन हम लोग डेवलप करते हैं वो आपका कंपोजिट वैरायटी हो जाता है, ठीक है। और सिंथेटिक वैरायटी जो होती है, सिंथेटिक वैरायटी जिसके अंदर सारे के सारे गुड कॉम्बिनेशन होते हैं जीसीए के, वो सारी की सारी डेवलप वैरायटियां आपकी क्या कहलाती है? यानी कि इसका बी हो जाएगा, इसका कॉर्ड मैच कर लेना, इसका ये है ही प्योर लाइन का आपका नियरली आइसोजेनिक होमोजाइगस लाइन हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो राइट कॉर्ड आप लोग मैच कर लेना, हाइब्रिड आपको पता लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टर्म बता दो, आज का अंतिम क्वेश्चन है भैया। ये टर्म है और ये किसने दी थी? ये टर्म बताओ। टर्म्स है ये किस, कौन सी टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? और इसमें से एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे भी गए हैं। कौन सी टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई?
हेटेरोबेल्टियोसिस के बारे में किसने बताया था? म्यूटेशन के बारे में किसने बताया था? हैप्लोइड्स के बारे में किसने बताया? क्रोमोसोम के बारे में किसने बताया? और जीनोटाइप और फिनोटाइप्स के बारे में जो है वो किसने बताया था? बताओ भाई, फटाफट से बता दीजिए राइट आंसर। देखो भाई, अगर राइट आंसर की ओर बढ़ेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेटेरोबेल्टियोसिस। हेटेरोबेल्टियोसिस हम लोग किसे बोलेंगे? सुपीरियरिटी वन बेटर पेरेंट आपका क्या कहलाता है? हेटेरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेटेरोबेल्टियोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हेटेरोबेल्टियोसिस। F1 माइनस बेटर पेरेंट बटा बेटर पेरेंट इंटू 100 करके ये फॉर्मूला होता है हेटेरोबेल्टियोसिस को निकालने का। बट ये टर्म आपकी बिट्जर एट ऑल ने दी थी 1968 में, बिल्कुल ठीक है। म्यूटेशन सडनली हेरिटेबल चेंज इन करेक्टर, यानी कि अचानक होने वाले परिवर्तन ही म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन टर्म ह्यूगो डिब्रीज ने दी, ठीक है। हैप्लोइड होते हैं, एगोनित होते हैं, यानी कि एन को हैप्लोइड बोलते हैं। और जितनी भी सेक्स सेल्स वगैरह होती है, एग सेल्स होती हैं, ये आपके हैप्लोइड्स होते हैं। ये टर्म आपकी किसने दी थी? कर्पेचेनेको ने दी थी। क्रोमोजोम, ये टर्म, ये क्वेश्चन सीसीआई में आया हुआ है। कॉटन कार्पोल क्रोमोजोम टर्म किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वॉल्डेयर ने दिया था। और जीनोटाइप और फिनोटाइप मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। राइट आंसर बन जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि 1 2 3 4 5। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसी के साथ एंड करेंगे आज के सेशन को। काफी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोगों ने आज के सेशन में ट्राई किए हैं और आशा करता हूं सब लोगों को बेहतर तरीके से जो है वो समझ आए होंगे। यस और नो? तो ठीक है डियर, तो जितने भी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल निश्चित हो जाइए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें और आपके वैल्यूएबल सजेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, जितने भी विद्यार्थी जो है वो सेशन को देख रहे हैं, ठीक है। बाकी का डिस्कशन हम लोग करेंगे कल के सेशन में। मिलेंगे कल के सेशन में किसी नए सेशन के, नए यानी कि सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।